दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि मार्क्स नाम का डीमन अपनी सेना तैयार कर रहा था। उसका प्लान था कि एरिस लिविया को कमजोर करेगा और फिर वो अपनी हाई लेवल आर्मी के साथ हमला करेगा। मार्क्स को पूरा यकीन था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वह तुरंत अपनी सेना को आदेश देता है, चलो हर इंसान को मिटा दो। लेकिन हम देखते हैं कि ठीक उसी पल आसमान से एक भयंकर धमाका होता है और धूल के बीच से लुफास उतरती है। और दोस्तों जैसे ही उसके पैर जमीन को छूते हैं, मार्क्स की पूरी सेना एक ही पल में खत्म हो जाती है। आखिर ये कौन है? उसे सिर्फ एक चीज समझ आती है कि ये औरत बेहद खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि वह खुद नीचे उतरता है ताकि उससे बात कर सके। तभी एरिस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मार्क्स उसे देखकर कहता है, तुम वापस क्यों आए? क्या इंसानों से नफरत हो गई? सुनो, नफरत अभी भी है, लेकिन अब समझ आया उन्हें मिटाने से ना मुझे कुछ मिलेगा ना मास्टर को, और फायदा सिर्फ तुम जैसे डीमंस का होगा। इसलिए यही सब खत्म करो। अब हम देखते हैं कि मार्क्स यहाँ पर हंसने लग जाता है। मुझे पता था एक दिन तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओगे। अब तुम मेरे काम के नहीं रहे तो तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ मैं। पर तभी लुफास बीच में आ जाती है। पीछे रहो एरिस। अब यहाँ पे मार्क्स थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इंसानों के साथ आखिर ये इतनी ताकतवर औरत है कौन? अबे तेरी माँ है वो। अब हम देखते हैं कि मार्क्स यहाँ पर स्माइल करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 7 डीमन जनरल्स में से एक हूँ। तभी वह अपना अटैक चार्ज करता है और अपनी पावर के बारे में उन्हें बताना शुरू करता है। पर वहीं हम लुफास का रिएक्शंस देखते हैं। हम देखते हैं कि वो बेचारी बोर हो जाती है। यार तुम लोग हमेशा इतना बोलते क्यों हो? तभी दोस्तों हम देखते हैं कि बूम, सीधे मार्क्स के चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है और वो बेचारा उड़ता हुआ आसमान में दूर गायब हो जाता है और यहीं पर फाइट खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लुफास वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वह एरिस से पूछती है कि ये 7 डीमन जनरल्स कौन हैं? हम देखते हैं कि एरिस जवाब देने ही वाला था कि अचानक एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से डीना बाहर आती है। यार उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। वह समझाती है कि ये 7 जनरल 8 साल पहले बनाए गए ये डीमन लॉर्ड के सबसे ताकतवर सबऑर्डिनेट्स हैं। क्या मार्क्स भी उनमें से एक था? अब यहाँ पर डीना सर हिलाती है। हाँ, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। सिर्फ इंसान नहीं, डीमंस भी कमजोर हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे बराबर है, पहला डीमन लॉर्ड और फिर उसका बेटा। अब एरिस को महसूस होता है कि लुफास ने अब तक किसी मॉन्स्टर को मारा नहीं है। हाँ, मैं इन्हें मारना नहीं चाहती, इन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की यार, लेकिन ये आगे चलकर खतरा बन सकते हैं। लेकिन मैंने इसका हल निकाल दिया है। अब हम देखते हैं कि वह अपना मैजिक यूज करती है और सभी मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर उन्हें आदेश देती है, सब अपने घर वापस लौट जाओ और किसी इंसान पर हमला मत करना। हम देखते हैं कि एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब लुफास वापस शहर लौटती है। वहीं मैगिस उसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे तुम वापस आ गई। अब एरिस कंट्रोल में है और जो डीमन जनरल इसके पीछे था वो भी खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि मैगिस की आंखों में पहली बार सुकून दिखता है। और बाकी मॉन्स्टर्स का क्या अब वो किसी के लिए खतरा नहीं है? अब हम देखते हैं कि मैगिस उसे ध्यान से देखता है। अब मुझे कोई शक नहीं, तुम वही हो। अब वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब लुफास यानी कि सैफिल का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। क्या ये वही मैजिस है? अब उसे अपने पुराने गेम के दिन याद आते हैं जहाँ वो दोनों दोस्त थे। वह मन ही मन उम्मीद करता है कि शायद ये वही पुराना साथी हो। अब जैसे ही मैजिस किले में पहुँचता है, कई नोबल्स उसे घेर लेते हैं। अब ठीक है, हम बहुत चिंतित थे, लेकिन डीना उसे तुरंत समझाती है कि ये सब बस दिखावा है। अब मैजिस बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वह सैड होता है क्योंकि जिन लोगों को शहर की रक्षा करनी चाहिए थी वह सिर्फ खुद को बचाने में लगे थे। अब हम देखते हैं कि वह लुफास को अपने ऑफिस में ले जाता है। तुम यहाँ अपने असली रूप में रह सकती हो। अब लुफास धीरे से सिर हिलाती है और अपने पंख बाहर निकाल देती है। अब मैजिस ये सब देखकर दंग रह जाता है, लेकिन लुफास का दिल थोड़ा टूट जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि मैजिस उसे देखकर डर रहा होता है, जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। मैजिस उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वह निराश है। सुनो, क्या तुम बदला लेने आई हो? क्योंकि हमने तुम्हें पहले सील किया था। नहीं, मेरा वापस आना बस एक एक्सीडेंट था। तुम लोग किसी हीरो को समन करना चाहते थे, लेकिन गलती से मैं आ गई। अब उसे एहसास होता है कि मैजिस अभी भी गिल्ट में जी रहा है। उसे लगता है कि अगर उन्होंने लुफास को सील ना किया होता तो डीमंस हार चुके होते। दुनिया उसे हीरो मानती है, लेकिन वो खुद को अपराधी समझता है, इसलिए शायद वो सालों से खुद को सजा दे रहा है। सुनो, पुरानी बातों के लिए खुद को सजा देने का कोई मतलब नहीं है। सच ये है, तुमने उस समय एक बेहद खतरनाक दुश्मन को हराया था और आगे भी वही करो
जो तुम्हें सही लगे। अब मैजिस उसकी ओर देखता है, आखिर तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? हमने ही तुम्हें सील किया था, फिर भी तुम हमें माफ कैसे कर सकती हो? अब हम देखते हैं कि लुफास एकदम से चुप हो जाती है। वो अंदर ही अंदर कहती है कि वो सब बस मेरे लिए एक गेम था, लेकिन अब ये दुनिया असली थी। इसलिए दोस्तों लुफास ने कभी असली इमोशंस कभी महसूस ही नहीं किए थे। लेकिन फिर भी वो कहती है कि अगर तुम सबने मेरे खिलाफ बगावत की तो उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। शायद मैं एक अच्छी शासक नहीं बन पाई। नहीं, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। जो हमने किया उसके लिए सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लुफास इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। सुनो, जो हुआ वो अब पास्ट है, लेकिन तुम अभी भी इस देश के हीरो हो। तुम्हें सिर ऊंचा रखकर जीना चाहिए। अब इतना सुनते ही मैजिस की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती है, जब वो सब दोस्त साथ में हंसते थे, लड़ते थे और एक फैमिली की तरह रहते थे। और आखिरकार वो लुफास की बात मान ही लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुफास अपनी मैजिक से लिविया की खोई हुई एचपी वापस रीस्टोर कर देती है। मैजिस उसे दिल से थैंक यू कहता है और वहीं लिविया वापस पानी में लौट जाती है। लुफास एरिस से माफी मांगती है, लेकिन एरिस अभी भी मैजिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो साफ मना कर देता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुनो, अब तुम क्या करने वाली हो? लुफास कहती है कि मैं अपना सफर जारी रखूंगी जब तक मैं अपने 12 स्टार्स वापस हासिल ना कर लेती। तभी आगे डायना उसे बताती है कि अगला टारगेट है लिब्रा, जो ब्लैक विंग्स ग्रेव की गार्ड है। अब लीना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, ये ब्लैक विंग ग्रेव क्या है? अब डायना उसे समझाती है कि जब लुफास को सील कर दिया गया था तब लोगों ने मिलकर उसकी याद में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेव बनाई और उस ग्रेव की सबसे ऊपरी मंजिल पर उसके सारे पुराने ट्रेजर्स और लेजेंडरी आइटम्स रखे गए और उन सब की रक्षा की जिम्मेदारी लिब्रा को दी गई थी। यार, लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं जो मेरी ग्रेव लूटने के लिए लिब्रा से लड़ने जाते हैं? मैजिस उसे बताता है कि अब दुनिया में हथियारों की पावर काफी कम हो चुकी है और असली लेजेंडरी वेपन्स सिर्फ उसी ग्रेव में बचे हैं। इसलिए इंसान डिस्परेटली उन्हें पाना चाहते हैं ताकि डीमन आर्मी से लड़ सके, लेकिन लिब्रा के रहते कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाता। अब लुफास को समझ आता है कि ये सब संभालना मैजिस के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सुनो, जब तुम अपने ट्रेजर्स वापस ले लो तो जो चीजें तुम्हें नहीं चाहिए उन्हें वही छोड़ देना, इससे हमारी मदद होगी। हम देखते हैं कि लुफास इसके लिए भी मान जाती है। अब जाने से पहले मैजिस उससे कुछ कहता है, सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। फिर वो अपनी मैजिक से लुफास के बड़े पंख गायब कर देता है और उसके लिए एक नया आउटफिट बना देता है। अब लुफास को चलने फिरने में काफी आसानी महसूस होती है। अब वहीं इसके बाद लुफास एक बार फिर उस लड़के को ढूंढने जाती है, गॉन, जिसने पहले उसकी मदद की थी। हम देखते हैं कि गॉन उसे देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी खूबसूरत औरत आखिर मुझसे बात क्यों कर रही है। तभी लुफास धीरे से अपने गॉगल्स उतारती है और तभी गॉन यहाँ पर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि जिस इंसान की उसने मदद की थी वो कितनी खूबसूरत थी। अब यहाँ पर लुफास बस मुस्कुराकर उससे कहती है, मैं तुम्हें बस थैंक यू बोलने आई थी। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो गॉन उन्हें रोकता है, सुनो, क्या तुम सच में वही लुफास हो? लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है, नहीं रहने दो, वो तो सिर्फ एक लेजेंड है और वो तुम नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगल के अंदर मार्क्स जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरता है। उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ लुफास ही इतनी ताकतवर हो सकती है, लेकिन अगर वो सच में वापस आ गई है तो उसके सारे प्लान्स खत्म हो जाएंगे। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उसके सामने एक मिस्टीरियस औरत आती है, सुनो, तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है, अब एक बेकार पपेट की तरह गायब हो जाओ। इसके बाद वो अपनी उंगलियां चटकाती है और अगले ही पल मार्क्स पूरी तरह मिट जाता है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और वहीं हम देखते हैं सबसे डरावनी बात कि वो औरत बिल्कुल लुफास जैसे दिखती है। अब लुफास का अगला टारगेट होता है लिब्रा, लेकिन उसकी ग्रेव लगभग 500 किलोमीटर दूर है। डायना उसे सजेस्ट करती है कि एक गोलेम बना लेते हैं, उस पर बैठकर आराम से ट्रेवल करेंगे, लेकिन लुफास उससे कहती है, तुम चाहो तो टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधे पहुंच सकती हो। अरे, टेलीपोर्टेशन मैजिक सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। यार, वैसे भी मुझे एक रोड ट्रिप का मजा लेना है। सुनो, तुम जो गोलेम बना रही हो उसमें एक बेड भी डाल देना ताकि रात को बाहर ना निकलना पड़े। अब ये सुनकर लुफास थोड़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा गोलेम नहीं बनाया था जिसमें चलना फिरना और सोना तीनों पॉसिबल हो। लेकिन फिर भी लुफास हार नहीं मानती। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो वो कोशिश जरूर करेगी। और फिर शुरू होता है उसका गोलेम क्रिएशन प्रोसेस। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी गोलेम
आर्मी खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती है और देखते ही देखते उनसे बेसिक फर्नीचर भी तैयार कर देती हैं। ये देखकर तो डायना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह, ये तो मजेदार रोड ट्रिप बनने वाली है। लेकिन फिर भी वो एक और डिमांड रख देती है, यार अगर एक सॉफ्ट बेडिंग भी बना दो तो मजा ही आ जाए। अब लुफास चारों तरफ देखने लगती है कि आखिर कवर और कुशनिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, और तभी उसकी नजर जाती है एरिस पर, और बस कुछ ही देर के बाद पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि बेचारा एरिस समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। तभी डायना को याद आता है कि अरे हमने अपनी इस आर्मी का तो नाम ही नहीं रखा। अब लुफास यहाँ पर थोड़ी देर सोचती है और फिर वो नाम रखती है टाइना। अब कई घंटों के सफर के बाद रात हो जाती है। यार सुनो, यहीं पर कैंप लगा लेते हैं। अब जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, डीना को एक अजीब सी खुशबू आती है। वो झाड़ियों की तरफ जाती है और वहाँ उसे मिलता है एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग। ये देखते ही डीना को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। लेकिन वहीं हम लुफास को देखते हैं, वो बेचारी शांत रहती है। हमारी आर्मी में ऑलरेडी बाथ फैसिलिटी है, इसमें आखिर खास क्या है। अब डीना हंसते हुए उससे कहती है, यार ये एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और इसका मजा ही अलग है। और फिर इसके बाद वो एरिस को भी साथ चलने के लिए खींचने लगती है। यार सुनो, मैं एक लड़का हूँ। अब ये सुनकर लुफास को भी याद आता है कि वो भी अंदर से एक लड़का ही है। अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अब जब तक डीना पानी में उतरती है, लुफास दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि डीना उसे भी बुलाती है, अरे तुम भी आ जाओ। अब थोड़ी देर हेसिटेशन के बाद लुफास आखिरकार पानी में जाने के लिए मान ही जाती है। अरे रुको, बिना बाल बांधे मत आना। और वो बाहर आने लगती है, लेकिन लुफास उसे तुरंत रोक देती है। अरे नहीं, तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रही हूँ। क्योंकि दोस्तों उसने तौलिया भी नहीं पहना था। फिर डीना उसके बाल बांध देती है, लेकिन जैसे ही वो गर्म पानी में जाती है, उसके पंख झड़ने लग जाते हैं। अब लुफास तुरंत माफी मांगती है, यार सॉरी, पानी गंदा हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि डीना हंसकर इग्नोर कर देती है। अब दोनों आराम से नहा रहे होते हैं। तभी सैफिल को एक अजीब सा एहसास होता है, यार इतनी पास होने के बावजूद मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। क्या मैं पिछली जिंदगी में गे तो नहीं थी? इसी बीच डीना नोटिस करती है कि लुफास कहीं खोई हुई है और उसका ध्यान हटाने के लिए वो एक मेंढक दिखाती है। यार ये मेंढक ही तो है, इसमें आखिर खास क्या है? तभी डीना उसे इंटरेस्टिंग जानकारी देती है। सुनो, हरे वाले मेंढक मेल होते हैं और गुलाबी वाली फीमेल। जब मेल्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन फीमेल के साथ जाएगा। और सबसे फनी बात, जब आखिर में सिर्फ 2 मेल्स बचते हैं तो वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो हारता है वो फीमेल बन जाता है। अब ये सुनकर सैफिल शौक में पड़ जाता है, यार कहीं मेरी पसंद भी तो बदल नहीं रही। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अब कुछ देर के बाद सब वापस अपनी टाइना आर्मी में लौट आते हैं। यार अब तुम जाकर नहा सकते हो। हम देखते हैं कि अब एरिस चुपचाप चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आखिरकार वो लोग पहुंचते हैं लुफास के ग्रेव पर, और उसे देखकर लुफास खुद हैरान रह जाती है। वो ग्रेव इतनी विशाल थी कि उसके चारों तरफ पूरा का पूरा शहर बस चुका था। अब डीना उसे समझाती है कि जब बहुत सारे एडवेंचरर्स यहाँ आने लगे तो व्यापारियों ने दुकानें लगानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे लोग यहीं बस गए और अब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। अब ये सुनकर एरिस गुस्से में आ जाता है कि ये लोग कैसे हिम्मत कर सकते हैं लुफास जैसी महान हस्ती को बेइज्जत करने की। मैं इस पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लुफास तुरंत उसे रोकती है। सुनो, बिना वजह किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सीधे ग्रेव के अंदर जाएंगे। अब जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, उन्हें कुछ एडवेंचर्स मिलते हैं जो काफी टेंस्ड होते हैं। उनमें से एक बताता है कि 2 महीने पहले हमने एक स्क्वाड अंदर भेजी थी नए एरिना का मैप बनाने के लिए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई। अब ये सुनकर लुफास बेचैन हो जाती है। उसे लिब्रा को जल्दी ढूंढना था ताकि और किसी की जान खतरे में ना पड़े। हम देखते हैं कि एडवेंचरर्स उन्हें वार्निंग देते हैं, सुनो अंदर से कोई भी वापस नहीं आया है, यार तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब ग्रेव के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर बढ़ते हैं, अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। हम देखते हैं कि अंधेरे के बीच धीरे धीरे एक शैडो दिखती है और फिर सामने आता है एक गोलेम। अब डायना उन्हें समझाती है कि जब लुफास को सील किया गया था तब उसके बनाए हुए कई गोलेम्स यहीं रह गए थे और तब से वो इस जगह पर भटक रहे हैं और जो भी अंदर घुसने की कोशिश करता है वो उस पर हमला कर देते हैं। ये गोलेम दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कर सकता है और लगता है ये अब भी तुम्हें और एरिस को पहचान रहा है। लेकिन तभी अचानक वो गोलेम डायना पर अटैक कर देता है। लगता है वो उसे भूल चुका है, ठीक वैसे ही जैसे पहले लुफास और एरिस भी उसे भूल गए थे। लुफास तुरंत अटैक करने का फैसला करती है, लेकिन तभी बाहर से वही एडवेंचरर टीम अंदर आ जाती है। ये वही लोग थे
जो उन्हें बाहर मिले थे। इनके टीम का नाम होता है होकाई पार्टी। उनका लीडर जॉन कहता है, हम तुम्हारे पीछे आए, हमें लगा तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, और बिना देर किए होकाई पार्टी गोलेम के सामने कूद पड़ती है डायना को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि उनका टीम वर्क काफी अच्छा था, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गोलेम का लेवल उनसे बहुत ज्यादा था। वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उसे गिरा नहीं पा रहे थे। तभी लुफास एरिस से कहती है, सुनो अब तुम मदद करो। अगले ही पल एरिस अपने जलते हुए मुक्के से गोलेम को एक जबरदस्त पंच मारता है और सिर्फ एक ही वार में गोलेम का काम तमाम हो जाता है। धूल हटने के बाद जॉन तुरंत एरिस के पास जाता है, यार तुमने ये अटैक कैसे किया? लेकिन हम देखते हैं कि एरिस यहाँ पर नर्वस हो जाता है क्योंकि जॉन उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था। तभी हम देखते हैं कि लुफास बीच में आकर उससे बोलती है, ओए थोड़ा दूर रहो, तुम उसे डरा रहे हो। अब जॉन तुरंत पीछे हटता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद एडवेंचरर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम देखते हैं कि जॉन होता है वॉरियर क्लास में और लाइट होता है लाइट वॉरियर में, रिचर्ड हैवी वॉरियर और सिर्फ एक शू आर्चर। अब लुफास ये देखकर सोच में पड़ जाती है, पूरा का पूरा टीम सिर्फ वॉरियर्स, ये कितना अनबैलेंस्ड पार्टी है। अब इसके बाद वो अपना परिचय देती है, मैं एक हाई लेवल रेंजर हूँ। अब डायना और एरिस एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या बोले, पर आखिर में दोनों बोल ही देते हैं, हम भी हाई लेवल रेंजर्स हैं। अब ये सुनकर जॉन का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उसे लगता है कि ये पार्टी उससे भी ज्यादा अनबैलेंस्ड है। यार अगर आप चाहे तो हम सपोर्ट के लिए साथ चल सकते हैं, पर हम देखते हैं कि लुफास उन्हें साफ मना कर देती है। लेकिन तभी डायना तुरंत उन्हें हाँ कर देती है। अब आगे होकाई पार्टी उनके साथ चल पड़ती है। डायना धीरे से लुफास से कहती है, यार इनकी मदद से सफर आसान हो जाएगा, कम से कम तब तक जब तक इनमें से कोई ट्रैप में गिरकर मर नहीं जाता। अब यहाँ पर लुफास मन ही मन सोचती है, ये लड़की थोड़ा ज्यादा ही डेंजरस है यार। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिकॉन टीम जो महीनों पहले गायब हुई थी आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। वो ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम वेपन ट्रेजरी लेकर ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं उनके सामने खड़ी होती है लिब्रा। लिब्रा शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहती है, तुम सबके पास 10 सेकंड्स हैं, इस कमरे से बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हम देखते हैं कि एडवेंचरर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, सुनिए हम दुश्मन नहीं है, हमें हथियार चाहिए डीमन आर्मी से लड़ने के लिए। पर हम देखते हैं कि इससे लिब्रा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है वो तुरंत एक्टिवेट करती है ब्रेकिंग प्रोग्राम। तभी वहाँ पर एक एनर्जी बबल बनता है जो सभी एडवेंचरर्स को सील कर देता है। अब वो उन्हें उसी के अंदर खत्म करने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि लुफास को थोड़ा रिग्रेट होने लगता है कि उसने होकाई पार्टी को साथ आने क्यों दिया, क्योंकि हर बार जब कोई गोलेम आता है तो ये लोग हीरो बनने के लिए आगे कूद पड़ते हैं और हर बार लुफास को उन्हें बचाना पड़ता है। और सबसे फनी बात, उन्हें सच में लगता है कि उन्होंने खुद गोलेम को हराया है। अब धीरे धीरे वो लोग पहुंचते हैं आखिरी गार्डियन के पास, एक बेहद ताकतवर फाइनल गोलेम। अब लुफास तुरंत समझ जाती है कि अगर ये एडवेंचरर्स आगे गए तो 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएंगे। अब वो उनसे पीछे हटने के लिए कहती है लेकिन वो साफ उन्हें मना कर देते हैं। पर तभी डायना उन्हें समझाती है, रिलैक्स, लुफास के पास एक प्लान है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब पीछे हट जाते हैं और लुफास आगे बढ़ती है। वो गोलेम से पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अब गोलेम कुछ पल के लिए रुकता है लेकिन फिर अचानक उस पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि लुफास बिना हिचकिचाए एक ही तेज वार में उसे बीच से 2 टुकड़े में काट देती है। अब इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, वेलकम होम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लुफास रुक जाती है और वो धीरे से कहती है, 2 साल तक इस जगह की रक्षा करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब तुम रेस्ट करो। ये सुनकर गोलेम अब शांत हो जाता है और धीरे धीरे पावर डाउन हो जाता है। हम देखते हैं कि लुफास आगे बढ़ती है लेकिन एडवेंचरर्स उसे फिर से रोकते हैं, यार सुनो ऐसा अकेले मत जाओ। अब हम देखते हैं कि लुफास यहाँ पर इरिटेट हो जाती है, अगर लिब्रा ने तुम पर हमला किया तो तुम सेकंड्स भर भी नहीं टिक पाओगे। अब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही कह रही है। जाने से पहले वो पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? जो तुमने किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब लुफास कुछ पल सोचती है फिर वो उनसे कहती है, मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आगे वो ऊपर की ओर बढ़ जाती है। डायना और एरिस भी यही रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लिब्रा के ब्रेकिंग प्रोग्राम का सामना करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अब ये लड़ाई लुफास को अकेली लड़नी होगी। अब सीढ़ियां चढ़ते हुए लुफास सोच में पड़ जाती है, आखिर मुझे दुख क्यों हुआ उस गोलेम को मारते वक्त? भले ही वो उसी की बनाई चीज थी लेकिन उसके लिए तो ये सिर्फ एक गेम था। दोस्तों अब उसे लगने लगा था कि ये दुनिया सिर्फ एक गेम नहीं है, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। आखिरकार वो ऊपर पहुंच जाती है, वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है लिब्रा। हम देखते हैं कि लिब्रा वही वार्निंग देती है, 10 सेकंड्स में यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि इस बार लुफास कुछ नहीं कहती, वो धीरे से अपना
गोगल्स उतारती है और फिर अपने पंख फैला देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिब्रा ध्यान से लुफास को देखती है और अचानक टाइमर रोक देती है। वो जैसे समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने क्या खड़ा है, क्योंकि जो इंसान उसके सामने था वो 99% लुफास जैसे ही दिख रहा था। लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी मेमोरी के हिसाब से हीरोज के साथ उस आखिरी बैटल में लुफास का बचना नामुमकिन था। अब जैसे जैसे वो सोचती है उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है। सुनो, इतना मत सोचो वरना तुम्हारा प्रोसेसर जल जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, लिब्रा पहले ही डैमेज हो चुकी थी। इसके बाद लुफास धीरे से आगे बढ़ते हुए कहती है, सुनो मैं पास आ रही हूँ ताकि मैं तुम्हें रिपेयर कर सकूँ। अब जैसे ही लिब्रा ये सुनती है उसका डिफेंस प्रोटोकॉल अपने आप एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक लुफास को अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वो उसे वार्निंग देती है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझे फोर्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लुफास रुकती नहीं है। वो शांत आवाज में पूछती है, तो फिर तुम क्या करोगी? तभी आगे हम देखते हैं कि लिब्रा अपना ब्रेकिंग प्रोग्राम एक्टिवेट कर देती है और पूरी जगह एक बैटलफील्ड में बदल जाती है। अब लुफास एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही लिब्रा फायरिंग शुरू करती है लुफास तुरंत डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगती है। आगे काफी देर तक चेज चलता है। फिर आखिरकार लुफास को एक ओपनिंग मिलती है और वो सीधा काउंटर अटैक करती है। हम देखते हैं कि अब हालत उलट चुके थे। अब लुफास लिब्रा का पीछा कर रही थी। हम देखते हैं कि लिब्रा दूरी बनाए रखने के लिए लगातार गन फायर करती है, लेकिन लुफास अपने पंखों से बुलेट्स को ही रिफ्लेक्ट कर देती है और वो बुलेट्स जाकर सीधा लिब्रा की गन पर लगती है, जिससे वो डिसेबल हो जाती है। अब लिब्रा अलग अलग अटैक्स ट्राई करती है, लेकिन लुफास के सामने कुछ भी काम नहीं आता। आखिर में लिब्रा अपना करंट डोमेन डीएक्टिवेट करती है और एक नया डोमेन एक्टिवेट करती है। अब जैसे ही ये होता है लुफास तुरंत समझ जाती है कि ये इसका अल्टीमेट अटैक है, जो करीब 99,000 डैमेज देता है। नॉर्मल इंसान के लिए इस अटैक रेंज में आना मतलब इंस्टेंट डेथ थी, लेकिन हम देखते हैं कि लुफास उल्टा एक्साइटेड हो जाती है। आखिरकार मुझे इस दुनिया में डैमेज महसूस होगा। अब जैसे ही लिब्रा अपनी वोलेंट एनर्जी वेव छोड़ती है लुफास को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो, लेकिन उसकी एचपी इतनी ज्यादा थी कि वो आराम से पूरा डैमेज सह लेती है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार लिब्रा के सामने पहुंच जाती है। तभी लिब्रा तुरंत उसके चेहरे पर लेजर ब्लास्ट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि लुफास झुककर उसे इजिली डॉज कर लेती है और इससे पहले कि लिब्रा अपनी स्वॉर्ड आर्म से अटैक करे लुफास उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहीं पर रोक देती है और फिर वो उसे रिपेयर करना शुरू कर देती है, उस डैमेज को जो उसने इतने सालों तक ग्रेव की रखवाली करते हुए झेला था। सुनो, इतनी देर से वापस आने के लिए मुझे माफ करना। अब जैसे ही लिब्रा के लॉजिक यूनिट्स फिर से स्टेबलाइज होते हैं वो फाइनली रिकॉग्नाइज कर लेती है उसके सामने खड़ी शख्सियत सच में उसकी मास्टर है। अब उसे इस ग्रेव की रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे लिब्रा खुद को पावर डाउन कर देती है, क्योंकि इतने सालों के बाद उसे अब एक लंबी रेस्ट की जरूरत थी। लेकिन अब लुफास के सामने एक नई प्रॉब्लम थी। यार, मैं नीचे जाकर एडवेंचरस को ये सब कैसे समझाऊं बिना अपनी पहचान बताए। हम देखते हैं कि वो नीचे लौटती है और चुपके से कोने से झांक कर देखती है कि आखिर सब कैसा चल रहा है, लेकिन वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ सिर्फ डायना और एरिस खड़े थे। अब वो तुरंत उनसे पूछती है, बाकी एडवेंचरस कहाँ गए? अब डायना यहाँ पर बिल्कुल कैजुअली जवाब देती है, यार मैंने उनके दिमाग में कुछ फॉल्स मेमोरीज डाल दी। अब ये सुनकर लुफास को याद आता है कि डायना के पास माइंड मैनिपुलेशन पावर्स है, लेकिन अब उसे अपनी आंखों से देखकर उसे सच में थोड़ा डर लगता है। डायना उसे आगे बताती है, मैंने उनके दिमाग में डाल दिया कि जब वो यहाँ पहुँचे तो लिब्रा पहले से ही घायल थी और उन्होंने ही उसे हराया। अब लुफास यहाँ पर थोड़ा शॉक्ड होकर पूछती है, क्या तुमने ये सब पहले से प्लान कर लिया था? हाँ यार, ये लड़की तो काफी खतरनाक है। अच्छा है ये मेरी दुश्मन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ सब कुछ कंट्रोल में था। अब तीनों डिसाइड करते हैं ट्रेजर रूम की तरफ जाने का। जैसे ही वो वॉल्ट के अंदर पहुँचते हैं तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा कमरा चमचमाते हुए ट्रेजर से भरा हुआ होता है। दोस्तों चारों तरफ सोने ही सोने हीरे जवाहरात होते हैं। दोस्तों यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको ये ट्रेजर मिलता तो आप इसका क्या करते? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे हम देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लुफास पर होता है। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। आखिर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। पर तभी हम देखते हैं कि डीना मुस्कुराकर कहती है, यार तुम्हें हमेशा से शाइनी चीजें पसंद थी, इसलिए तुमने इतने सारे ट्रेजर्स जमा किए थे। ऐसी जगहों पर तुम थोड़ा पागल हो जाती हो। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे लुफास का सामना उसके बाप से होता है, जो पावर में उसे 10 गुना ताकतवर होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलना।